हाय एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 12 के। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग चिलेट लिगेंड इज ए OH माइनस, बी NH2CH2CH2NH2 इथाइलिन डायमीन, सी Cl माइनस, डी CN माइनस। हमें बताना है कि कौन सा चिलेट लिगेंड है। अब सबसे पहले चिलेट लिगेंड देखते हैं हम क्या होते हैं। जो चिलेट लिगेंड होते हैं उन्हें पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि आपके पास दो या उससे ज़्यादा आपके पास क्या होने चाहिए, डोनर एटम होने चाहिए। एक होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट एम्बीडेंटेट में क्या होता है, उनके पास भी दो या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, पर एटलीस्ट दो तो उनके पास डोनर एटम होते हैं। बट डिफरेंस आपको कैसे पता लगाना है, जो चिलेट लिगेंड होते हैं वो एक टाइम पे दो डोनर साइड से एक ही टाइम पे दोनों डोनर साइड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, बट एम्बीडेंटेट में क्या होता है कि इसके पास डोनर साइड तो दो होती हैं, बट एक टाइम पे ही वो क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट करता है। राइट, ओके। तो इसके केस में आपको पता चल गया चिलेट वाला और एम्बीडेंटेट का भी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ए जो हमारा ऑप्शन है OH माइनस, इसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लोन पेयर सेंट्रल मेटल को। ठीक है, तो इसके पास डोनर एटम क्या है, एक है, सिर्फ ऑक्सीजन ही डोनेट करेगा। ओके, तो ये हो गया मोनोडेंटेट। अब बी देख लेते हैं। बी हमारा जो है इथाइलिन डायमीन बोलते हैं इसको। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है EN NH2CH2CH2NH2। यहाँ पे नाइट्रोजन है, वो हमारे क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। तो यहाँ पे डोनर एटम कितने हैं, दो हैं नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे। तो दो डोनर साइट हैं। ये दोनों डोनर साइट क्या करेंगी, सेंट्रल मेटल के साथ मिलके, किसी भी मेटल के साथ मिलके इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, उसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के 5 मेंबर रिंग बना लेंगे। 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बना लेंगे। ये 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर जो भी होती है, 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग चिलेशन के कंपाउंड में बनती है। चिलेशन जब लिगेंड होता है इस केस में बनती है। तो ये स्टेबल होती है सबसे ज़्यादा, रेदर देन आपके मोनोडेंटेट हो या बाईडेंटेट हो, कोई भी हो। ठीक है, पर चिलेट लिगेंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू दी रिंग। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, Cl माइनस। Cl माइनस में भी क्या है, एक ही डोनर एटम है, क्लोराइड। ओके, बी हमारा Cn माइनस। ये जो साइनाइड है ये हमारा अभी तो फिलहाल के लिए ये नाइट्रोजन से क्या करेगा, डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज ए एम्बीडेंटेट का काम करेगा। एक टाइम पे एक ही क्या करेगा, एटम डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को। तो अभी यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। जब ये ऐसे लिखा हो NC माइनस, तब इसका मतलब ये क्या है, ये कार्बन से डोनेट करेगा। ठीक है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये एम्बीडेंटेट का काम करता है आपका डी वाला। पर है तो डोनर एटम क्या है, मोनोडेंटेट ही है, एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है। ठीक है, चिलेट के केस में हमें क्या देखना था कि दो या दो से ज्यादा डोनर एटम हो, एक ही टाइम पे दोनों डोनेट कर दें और क्या बना लें, एक रिंग की फॉर्मेशन बना लें, उसे चिलेट लिगेंड कहते हैं। तो इस हिसाब से बी हमारा इथाइलिन डायमीन है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज सेकेंड। इन ये कॉम्प्लेक्स दे रखा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स CO, और ये अमोनिया की 6, और बाहर क्या दे रखे हैं, काउंटर आयन दे रखे हैं Cl3। और ये कॉम्प्लेक्स क्या बताना है आपको, इसमें इस कॉम्प्लेक्स को देख के आपको सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है आपको। इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। एक वर्नर की थ्योरी आई थी। जो वर्नर की थ्योरी थी वो बताती है कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो, तो उस टाइम पे जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है वो दो टाइप की क्या रखता है, वैलेंसी रखता है। अब जो दो टाइप की वैलेंसी होती है उसमें एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है कि आप उसे पहचान सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से, राइट। सेकेंडरी वैलेंसी को आप पहचान सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल एटम से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब वो लिगेंड या तो नेगेटिव चार्ज वाले हो सकते हैं या फिर वो न्यूट्रल हो सकते हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
तो इस हिसाब से आप पहचान सकते हैं। अब हमसे पूछा गया कि सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? सेकेंडरी वैलेंसी मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर से पहचानेंगे। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो CO यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं? NH3 6 जुड़े हुए हैं ना, 1 2 3, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दिए, NH3 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 और ये हमारा हो गया NH3। ठीक है, तो सेंट्रल एटम से कितने हमारे लिगेंड जुड़े हुए हैं वही हमारी क्या बताएगी? उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को बताएगी। तो यहाँ पे कितने अमोनिया जुड़े हुए हैं? 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो वही हमारी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, तो प्राइमरी वैलेंसी हमारे इस काउंटर आयन से डिसाइड हो जाएगी, जो होगी हमारी 3 होगी। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज थर्ड। हमें बताना है कि विच वन इज कलर्ड। ऑप्शन दे रखे हैं आपको A B C D। ठीक है, ओके, आपको कलर पहचानना है तो सभी क्या दे रखे हैं आपको? मेटल के साथ आपको लिगेंड्स जोड़ रखे हैं, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये भी और ये भी। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कलर्ड होगा। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर्ड तब शो करते हैं जब उनके d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो समझ जाना कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा? कलर्ड होगा। ठीक है, ओके, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा हमें CuCl2। ठीक है, ऑप्शन A। ठीक है, ओके, तो इसमें जो कॉपर है उसकी ऑक्सीजन स्टेट देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्या दे रखा है? कुप्रस क्लोराइड है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, एक होता है कॉपर की मिनिमम स्टेट कॉपर 1 प्लस, एक होती है उसकी मैक्सिमम स्टेट कॉपर +2। आपने ये देखा होगा कि किसी के पीछे हम अस लगाते हैं और किसी के पीछे इक लगाते हैं। अगर अस लगाना पड़ जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि वो उसकी मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट पे लगाया हमने। एक हम तब लगाते हैं जब उसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट पे हो, तब लगाते हैं। तो कॉपर 2 ही स्टेट दिखाती है, +1 और +2। तो कॉपर +1 इसकी मिनिमम स्टेट है, तो इसलिए मैं इसके पीछे क्या लगाऊंगा? कुप्रस लगाऊंगा। अगर कॉपर +2 ऑक्सीजन स्टेट में होता तो मैं इसके पीछे इक लगाता। यहाँ पे देखो CuCl2 है, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट हम निकालेंगे कि 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन के हिसाब से 1 क्लोरीन पे 1 माइनस, तो 2 माइनस। ऐसे 2 कॉपर है तो 2 कॉपर पे कितना हो जाएगा? 2 प्लस, तो 1 कॉपर पे कितने आएगा? 1 प्लस चार्ज आएगा ना। तो इसके हिसाब से हमारा पास क्या हो गया? अस हो गया ना। तो इसलिए मैं इसका क्या नाम बोल रहा हूँ? कुप्रस क्लोराइड नाम बोल रहा हूँ। राइट, ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम इसका कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट 1 कॉपर पे कितनी है? +1 है। हमें नॉर्मल कॉपर का हमें पता है कि क्या होती है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, या 3D10 4s1 होती है। राइट, जब कॉपर से वो कॉपर +1 में चला जाएगा तब उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारी? आउटर मोस्ट 3D10 4s में तो 0 हो जाएंगे ना, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओके, अब 3D10 है, अब 3D10 है तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे के सारे क्या है? पेड है। 1 2 3 4 और ये 5 ऑर्बिटल, और ये हमने पेयर कर दिए 2 4 6 8 10। तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है? पेड है, कोई भी अनपेड नहीं है। तो हमें तो पता है कि कलर्ड के लिए हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए d ऑर्बिटल में, तभी या तो dd ट्रांजिशन दिखाएगा। ठीक है, एनर्जी गेन करके वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो वहां से क्या दिखाएगा? जब ग्राउंड स्टेट आएगा वहां पे लाइफ टाइम कम होता है, जिसकी वजह से जैसे वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब वो dd ट्रांजिशन एलिमेंट क्या दिखाते हैं? बेसिकली dd ट्रांजिशन दिखाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी वो कलर दिखाएगा। तो इसमें तो कॉपर के केस में तो क्या है? ये सारे के सारे पेड हैं कॉपर +1 के केस में, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ए वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। अब चलते हैं हमारे बी की तरफ। बी में क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है स्कैंडियम वाटर, ये एक्वा, इसके 6 हैं हमारे पास। ओके, इसके पूरे पे क्या है? 3+ चार्ज है। ओके, ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले कंपाउंड लिख लेते हैं स्कैंडियम वाटर 6, और पूरे पे क्या है? 3+। वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, स्कैंडियम की ऑक्सीजन स्टेट हम निकाल लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। इस वाटर की तो 0 होती है। ओके, ओवरऑल पूरे कम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? 3+ है। कॉम्प्लेक्स पे जो भी चार्ज हो वो हमारा क्या होता है? इक्वल्स टू के बराबर के बाद लिख देते हैं हम उसे। ठीक है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तो 3+ है तो हमने ये लिख दिया बराबर के बाद इक्वल्स टू 3। ओके, वाटर का क्या था? न्यूट्रल था। ओके,
तो इसका कोई चार्ज नहीं, स्कैंडियम का हमें निकालना है, इसको x मान लिया तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब स्कैंडियम की ऑक्सीजन स्टेट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, स्कैंडियम की होती है हमारी या 3d14s2। ठीक है, अब ये स्कैंडियम यहाँ पे कितनी आई है, हमारी वैल्यू 3 आई है ना, तो इसका मतलब स्कैंडियम +3 की निकालनी है हमें, तो हमारी अब निकल के आएगी 3d0, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब डी में तो 0 है, अब इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन अगर टेंशन नहीं दिखाएगा तो उसके हिसाब से हमें कलर कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो डी टेंशन होगी ही नहीं, डी टेंशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड छोड़ो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, तो बी वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, अब चलते हैं हमारे सी ऑप्शन की तरफ। सी हमारा क्या है, जिंक वाटर 4 2+, यही इसकी भी ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, वाटर की तो होती है न्यूट्रल होता है ये, इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे कितना चार्ज है 2+, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, जिंक दे रखा है, अब जिंक की नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारी, या 3d10 4s2, राइट, Zn2+ की निकालनी है तो क्या निकल के आएगी, या 3d10 4s0। अब यहाँ भी देखो डी के जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 3 5, तो इस केस में भी क्या हो रहा है, हमारा सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी डी टेंशन नहीं दिखाएगा, तो ये भी क्या होगा, हमारा कलरलेस होगा, तो इस ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाता है। अब चलते हैं हमारे डी की तरफ। डी हमारा है टाइटेनियम वाटर 6 और ये 3+, राइट। अब इस केस में ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है भाई, वाटर के तो न्यूट्रल होता है, टाइटेनियम को x मान लिया, जो कॉम्प्लेक्स चार्ज है वो इक्वल्स टू के यहाँ पे 3 आ गया। ओके, तो x की वैल्यू 3, तो टाइटेनियम 3+। टाइटेनियम अपने ग्राउंड स्टेट में क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम की होती है Ar3d2 4s2, राइट। अब टाइटेनियम +3 में 2s से निकल गया, एक d से निकल गया, तो अब लास्ट कितनी बची 3d1। ओके, तो यहाँ पे जो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 3D में एक क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पे डी ट्रांजिशन होगी, जिसकी वजह से हमें क्या दिखेगा, कलर दिखेगा, तो इसका मतलब डी हमारा कलर प्रोड्यूस करेगा, तो डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 4। ये हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है K4Fe साइनाइड 6। हमें बताना है कि ये हमारा क्या है, ए डबल सोल्ट है, बी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सी सिंपल सोल्ट है, डी नन ऑफ दीज। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। डबल सोल्ट कैसा दिखता है, डबल सोल्ट लाइक दिस, इसमें एक से ज़्यादा सोल्ट हो, जैसे कि पोटासियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, ओके। अब इन दोनों का मिक्सचर होगा, ये पानी में होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे पानी के मोल ले लिए। ठीक है, अब जो यहाँ पे 24 वाटर के मोलिक्यूल लिए हैं, तो ये अगर आप इस पूरे कंपाउंड को आप देखोगे तो इसमें एक से ज़्यादा क्या है आपके पास, सोल्ट हैं। ठीक है, और वो भी किस में है, वाटर में है, तो इसका मतलब इसके पूरे का नाम क्या होता है, पोटासियम होता है, राइट। ओके, तो आप हमेशा देखेंगे जो डबल सोल्ट होता है उसमें एक से ज़्यादा सोल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, वो किसी फॉर्म में मिलेंगे आपको, मेनली वो वाटर की कुछ ना कुछ अमाउंट होगी वहाँ पे। ठीक है, तो आप उसे पहचान सकते हो। ठीक है, वो डबल सोल्ट आपका काम करेगा। ठीक है, एक भी और एग्जांपल लेते हैं, फेरस सल्फेट, एक आपका अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ओके, तो यहाँ भी दिख रहा है फेरस सल्फेट एक, और ये अमोनियम सल्फेट, एक से ज़्यादा सोल्ट हो गए। ठीक है, और ये जिसके साथ जुड़े होंगे वाटर के जो मोलिक्यूल है वो 6 मोलिक्यूल लिए हमें। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, आपका डबल सोल्ट बन गया। इसका नाम भी क्या होता है, मोर सोल्ट होता है, राइट। ओके, तो सोल्ट आपको पहचानना है। एक होता है सिंपल सोल्ट, सिंपल सोल्ट ये भी बन सकता है, जैसे मैं अलग से लिख देता हूँ FeSO4। अगर सिर्फ इतना ही है तो इसका मतलब ये क्या है, एक सिंपल सोल्ट है, एक सिंगल है ना सोल्ट। ठीक है, एक ही अमाउंट है इसकी, तो इसका मतलब ये सिंपल सोल्ट है अगर सिंगल लिखा जाए तो। अगर इसमें एक से ज़्यादा अमाउंट डाल दी जाए, जैसे फेरस सल्फेट में मैंने क्या डाल दिया था, अमोनियम सल्फेट डाल दिया था ना, ऐसे पोटेशियम सल्फेट में मैंने क्या डाल दिया था, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एक से ज़्यादा सल्फेट जब हो जाए तो वो डबल सोल्ट का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो सिंपल सोल्ट भी आपका क्लियर हो गया, डबल सोल्ट भी आपका क्लियर हो गया। ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं आपके जिसमें एक काम करे केटाइन का, एक काम करे आपका एनाइन का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स को,
K4Fe साइनाइड 6, यहाँ पे जो पोटेशियम है वो आपका किसका काम कर रहा है, केटैन का काम कर रहा है, और ये जो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है आपका, ये किसका काम कर रहा है, एनायन का काम कर रहा है। ठीक है, अब पोटेशियम के पास K4 4 है, तो उसका मतलब 4 प्लस होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में ये आपको पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना देगा, 4 माइनस देगा। ठीक है, तो वैसे आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एक कैटायनिक पार्ट होता है और एक एनायनिक पार्ट होता है। ठीक है, ओके, और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस तरीके से आपको ब्रैकेट में दिखा मिलेगा, तो इस हिसाब से आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है, तो बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 5। द कलर ऑफ कुप्रस सल्फेट इज। इस क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कलर दे रखे हैं और आपको कलर ही बताना है। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था कि कुप्रस और कुप्रिक एक टाइप से जो लास्ट में वर्ड लगता है आपका अस और इक, उसको पहचानने का तरीका बताया था कि जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके लिए अस लगता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इक लगता है। ठीक है, तो कुप्रस सल्फेट बनाना है, तो कुप्रस सल्फेट मेरा ये बन जाएगा Cu2SO4। इसमें जो सल्फेट है उसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 माइनस है, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2 प्लस होगा, तो पूरे 2 कॉपर पे 2 प्लस है, तो एक कॉपर पे कितना निकल के आया, 1 प्लस निकल गया, इसलिए मैंने इसका क्या नाम बोला है, कुप्रस सल्फेट बोला है। अगर आपको बोला जाए कुप्रिक सल्फेट कैसे होता है, कुप्रिक सल्फेट, कॉपर तो 2 ही दिखाते हैं, एक +1 और एक +2, तो +2 वाला कौन सा बनेगा, Cu+2, तो यही बनेगा कॉपर सल्फेट, जिसे हम कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या नाम होता है, कुप्रिक सल्फेट होता है वैसे तो ये। ठीक है, पर हम बोल देते हैं इसे क्या, कॉपर सल्फेट बोल देते हैं। ओके, तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है, जिसे हम कुप्रिक सल्फेट बोलते हैं, वो हमारा ब्लू कलर का होता है। बट हमसे पूछा क्या है, कुप्रस सल्फेट पूछा है, जो कॉपर +1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 6। हमें निकालनी है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन कॉम्प्लेक्स। हमें ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो निकालने का तरीका क्या है भाई, जिसकी निकालनी है उसको x मान लो, प्लस लगा दो, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको लिगेंड दे रखा है उसकी आप टेंडेंसी देखो वो क्या कह रहा है, वाटर लिगेंड है, बट वो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसकी वैल्यू 0, चाहे ये कितने भी हो। ठीक है, मल्टीप्लाई 4, राइट, ओके, प्लस वही क्लोरीन एक माइनस चार्ज रखती है, तो ऐसे ऐसे 2 क्लोरीन है, तो हमारी 2 क्लोरीन के हिसाब से, ठीक है, ओके, इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे जितना चार्ज होता है वो इक्वल्स टू के बाद में, ओके, तो +1, राइट, ओके, अब इसको सोल्व कर लो, x 0, ये हो गया -2 इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -2 उस तरफ गया, +2 +1 इक्वल्स टू 3, तो हमारी क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी निकल के आई, +3 निकल के आई। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 7। Which of the following is hexadentate ligand? ओके, तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम बी को हम क्लियर कर लेते हैं। जो हमारा बी ऑप्शन है, उस बी ऑप्शन में Cn- दे रखा है। जो Cn- है ये हमारा क्या है, मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, और मोनोडेंटेट में कौन सा है, एम्बीडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, ओके, बी तो हमारे यहाँ क्लियर हो गया। तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी कितनी है, ये एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है, कोई भी एटम, या नाइट्रोजन डोनेट करेगा, कार्बन डोनेट करेगा, तो एक टाइम पे डोनेट करेगा, तो इसकी डेंसिटी 1 हो गई। ठीक है, हमें ढूंढना है हेक्साडेंटेट ढूंढना है, जो एक टाइम पे 6 एटम, डोनर एटम होने चाहिए, और 6 के 6 डोनर एटम एक टाइम पे सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करके अपने लोन पे, राइट, तो बी तो हमारा कैंसिल हो गया। अब सी को चेक कर लेते हैं, ईएन ले रखा है, ईएन की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, NH2 CH2 CH2 NH2, इसके पास 2 डोनर साइट है, 2 डोनर एटम है, तो एक टाइम पे दोनों डोनेट करेंगे अपने लोन पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट हो जाएगा हमारा, बाइडेंटेट लिगेंड। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। डाइइन की बात चल रही है, डाइइन कैसा होता है, होता तो ये भी इथाइलिन डायमीन ही है, फिर इसकी एक और वेराइटी है जिसमें डाइइन है। ये हमारा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको, NH2 CH2 CH2 NH CH2
CH2NH। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप कि एक इथाइलिन डाइमीन या दूसरी इथाइलिन डाइमीन तीसरी के साथ कनेक्ट है, सिर्फ इसमें नाइट्रोजन दे रखा है, इसके कार्बन एटम नहीं दे रखे। तो इस हिसाब से अगर आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दिख जाए तो ये होती है हमारी डाइईन, जिसमें डोनर एटम कितनी है, ये रहा एक डोनर एटम नाइट्रोजन, ये सेकंड डोनर एटम 2 और ये तीसरा डोनर एटम 3। तो यहाँ पे इस डाइईन में कितने डोनर एटम है, 3 है। तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ट्राइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन। ओके, तो ए भी हमारा कैंसिल हो गया। अब डी की बात कर लेते हैं, EDTA। EDTA क्या है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, वही सबसे पहले इथाइलिन डाइमीन बनाओ। ठीक है, NH2 CH2 CH2 NH2 बन गया। ओके, अब क्या बोल रखा है, टेट्रा एसीटेट बोल रखा है। ईडी तो हमें बना लिया, इथाइलिन डाइमीन, टेट्रा एसीटेट बनाना है। टेट्रा एसीटेट, एक एसीटेट कैसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये होता है ना CH3 से ब्लो माइनस एसीटेट। अब कितने लेने हैं, टेट्रा, यानी 4 ऐसे लेने हैं। अब 4 ऐसे लेने हैं तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन रिमूव करने होंगे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से। ठीक है, जैसे रिमूव करूंगा तो 2 डोनर साइड यहाँ से अवेलेबल हो गई, 2 साइड। तो यहाँ पे क्या लग जाएंगे, मेरे एसीटेट लग जाएंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ऐसे ही सिमिलर यहाँ राइट साइड में CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ध्यान से देखो, डोनर साइड काउंट करते हैं, नाइट्रोजन एक ही रहा, एक लोन पेयर, एक नाइट्रोजन यहाँ रहा, तो 2 एज ए लोन पेयर हमारे नाइट्रोजन डोनेट करेंगे। 2 साइड यहाँ हो गई। ओके, एक साइड ये हो गई ऑक्सीजन वाली, जो नेगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक साइड ये रही हमारी, एक ऑक्सीजन वाली ये साइड और एक ऑक्सीजन वाली ये साइड। ठीक है, तो 4 नेगेटिव की फॉर्म में और 2 लोन पेयर की फॉर्म में, तो टोटल कितनी साइड हो गई हमारे पास, 6 साइड हो गई। तो 6 साइड में आपको पता चल गया, 2 लोन पेयर और 4 नेगेटिव, ठीक है, चार्ज के रूप में। ओके, तो 6 से हमारा बनता है हेक्साडेंटेट लिगेंड, राइट। और ऑप्शन में हमें पूछा था हेक्साडेंटेट लिगेंड कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 8 में हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल इन COEN के ट्वाइस Cl2 और पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बंद होने के बाद Cl। ठीक है, हमें बताना है। तो इस केस में हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि जितने भी लिगेंड्स आपके सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हो, वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन कर देंगे। क्या बोला मैंने, जितने भी लिगेंड आपके डायरेक्टली बॉन्डेड हो, ठीक है, लिगेंड डायरेक्टली बॉन्डेड हो आपके सेंट्रल मेटल एटम से, उतना ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा उस मेटल का। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम इसका स्ट्रक्चर बनाना। सबसे पहले हम देख लेते हैं EN क्या है। EN हमने अभी डिस्कस किया था, इथाइलिन डायमीन है। इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, NH2CH2 CH2 NH2, राइट। इसके पास 2 डोनर साइट है, तो दोनों एक टाइम पे सेंट्रल मेटल से जुड़ेंगे, तो इसका मतलब 2 बॉन्ड तो यहाँ से बन जाएंगे। एक EN से 2 बॉन्ड बनते हैं, तो 2 EN से कितने बॉन्ड बनेंगे, हमारे 4 बॉन्ड बनेंगे जो डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे सेंट्रल मेटल एटम से। ओके, अब एक क्लोरीन जुड़ेगा तो नेगेटिव से जुड़ेगा, ओके, नेगेटिव से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को, तो एक वहां से हो गया। अब ऐसे ऐसे कितने क्लोरीन है अंदर, 2 क्लोरीन है, तो इसका मतलब 2 बॉन्ड यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो इस पूरे अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम से कितने एटम, डोनर एटम जुड़ रहे हैं डायरेक्टली सेंट्रल मेटल से, 4 और 2, टोटल 6 एटम, डोनर एटम है जो सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो आप ऐसे बना सकते हो, CO, ओके, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, ओके, यहाँ पे 2 डोनर साइट, ये EN नाइट्रोजन से जुड़ेगा, एक नाइट्रोजन से यहाँ से जुड़ेगा, ऐसे EN एक नाइट्रोजन से यहाँ से जुड़ेगा और एक यहाँ से नाइट्रोजन से जुड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये बन के टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिख गया ना आपको। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 9। एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको ये दे रखा है और दूसरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको ये दे रखा है। आपको इनके बीच में रिलेशन बताना है कि ये लिंकेज आइसोमर है, आयनेशन आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर है या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। हम टोटली
4 अलग टाइप से पढ़ते हैं, 2 अलग से टाइप से पढ़ते हैं। 4 जो अलग टाइप से पढ़ते हैं आइसोमर, वो कौन से पढ़ते हैं? एक तो आयनाइजेशन आइसोमर पढ़ते हैं, आयनाइजेशन, ठीक है। एक दूसरा हम पढ़ते हैं हाइड्रेशन वाला, ठीक है, ओके। एक हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन वाला, कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं लिंकेज वाला, ठीक है। ये चारों हम एक साथ पढ़ते हैं आइसोमर, और 2 हम अलग पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल वाला और ऑप्टिकल वाला, ज्योमेट्रिकल वाला और दूसरा ऑप्टिकल वाला, ये हम अलग पढ़ते हैं, राइट, ओके। तो ये जो हम 4 पढ़ते हैं, इन चारों में आपको कंपाउंड्स दिए जाते हैं एक से ज़्यादा, और उनमें आपसे रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें इन चारों में से ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल्स का तो रोल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 कंपाउंड दे रखे हैं, उनके बीच में रिलेशन बताना है आपको, तो ये 2 तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, ओके। ए और बी में से बताना है। ए हमें कौन सा दे रखा है? लिंकेज, ओके, ये रहा, और एक हमें आयनाइजेशन, ओके। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। जो आयनाइजेशन आइसोमर होते हैं ना, उन आइसोमर्स में आपको अगर 2 कंपाउंड दिए जाएं, तो उन दोनों कंपाउंड्स में ध्यान से देखेंगे कि वह जो काउंटरायन होता है ना और जो लिगेंड होता है, उनकी पोजीशन है ना इनसाइड आउटसाइड चेंज होती रहती है। यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट सिर्फ क्या होगा, जो आयंस है ना बाहर, जो काउंटर आयन है, उसकी पोजीशन अंदर और बाहर ऐसी चेंज होती रहेगी, और वो आपको देखने से पता चल जाएगा कि वो आयनेशन आइसोमर है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, तो पता चल जाएगा। CO NH3 5 Br सल्फेट, ठीक है। एक आपको ये कंपाउंड मैंने लिख दिया, और एक मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ CO NH3 5 SO4 Br। अब आप ध्यान से देखेंगे, दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने बोला कि आपसे इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करो। आप इन चारों में से आप फाइंड करने स्टार्ट कर दोगे। मैं सबसे पहले किसका केस बता रहा हूँ? आयनाइजेशन का, ओके। आयनाइजेशन पहचानना है तो दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखो, दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। दोनों में हर एक एटम या एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एटम या सेंट्रल मेटल, सभी के अमाउंट इक्वल है, तो इसका मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब दूसरा काम हमें करना है कि हमारे जो लिगेंड होते हैं सेंट्रल मैटर से जुड़े हुए, और एक जो काउंटर आयन होते हैं, इनकी पोजीशन चेंज होती दिखेगी आपको। इस कंपाउंड से ध्यान से देखो, ब्रोमीन अब की बार अंदर है, सल्फेट बाहर है। इसमें देखो सल्फेट अंदर है, ब्रोमीन बाहर है, दैट्स इट। तो इससे पता चलता है कि इनकी सिर्फ क्या हो रही है, आयंस की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब आयंस की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो किस में चला जाएगा? हमारा आयनाइजेशन आइसोमर में चला जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कंपाउंड दे रखा है ये वाला एक, और एक दे रखा है हमें। अब ध्यान से देखो, अब इस दिन दोनों को देखेंगे तो हम दोनों क्या है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट हमें सिर्फ आयन की पोजीशन देखनी है। आयन की पोजीशन चेंज हो रही है तो मैं इसे आयनाइजेशन आइसोमर बोल दूंगा, ठीक है, ओके। तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, ओके। एक नाइट्रोजन NO2 ग्रुप बाहर है। अब इस कंपाउंड में अगर मैं देखूंगा तो एक NO2 ग्रुप है वो अंदर की तरफ है, और एक Cl उसके रिप्लेस में बाहर की तरफ आ गया। तो इसका मतलब इसने क्या किया, इसने क्या किया, आयन सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं अंदर और बाहर, बाकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो इसका मतलब देखने से क्या लग रहा है, आयनाइजेशन आइसोमर है ना, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, ये आयनाइजेशन आइसोमर ही है, ठीक है। अब साथ के साथ मैं लिंकेज को भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कई बार मिसकंसेप्शन हो जाता है, वो मैं भी बताऊंगा जब मैं लिंकेज समझाऊंगा। तो लिंकेज आइसोमर क्या होते हैं? लिंकेज आइसोमर में आपको लिगेंड्स आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखने हैं। इसमें जो लिंकेज आइसोमर होता है, उसमें स्पेशली जो लिगेंड्स यूज होते हैं ना, वो आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड यूज होते हैं। कौन से? एम्बीडेंटेट लिगेंड यूज होते हैं, ठीक है। तो जब भी लिंकेज आप मार्क करने जा रहे हो तो देख लो कि वहां पे एम्बीडेंटेट लिगेंड है या नहीं है। अब मैं एम्बीडेंटेट लिगेंड लिख रहा हूँ NO2, ठीक है, वो किसकी तरह काम कर सकता है? ONO की तरफ, ठीक है, नाइट्रो या नाइट्राइटो, ठीक है, NO2 माइनस ONO माइनस, ठीक है। साइनाइड वाला CN माइनस के रूप में भी, या NC माइनस के रूप में भी, साइनाइड आइसोसाइनाइड, ठीक है, ओके। एक ये SCN माइनस और एक NCS माइनस, थायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट, राइट, ओके। ये 3 आप स्पेसिफिकली आप ध्यान रखेंगे। इस टाइप के आपको दिख जाए, अगर इनकी वेरिएशन में चेंज दिख जाए तो समझ जाना ये लिंकेज वाला आइसोमर है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे NO2 ग्रुप दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आप बोलेंगे NO2 दिख गया तो इसका मतलब ये लिंकेज आइसोमर होना चाहिए, ये आ सकता था आपके माइंड में, बट ऐसा नहीं है। कि मैंने बोला कि इस कंपाउंड में आप ध्यान से देखेंगे, जो NO2 बाहर की तरफ है, यहाँ पे NO2 अंदर की तरफ है। अगर ये होता ना कि ये NO2 भी अंदर होता और ये NO2 भी अंदर होता, और उनको लिखने का तरीका ऐसा होता, एक ने ऐसे लिखा होता और एक ने ऐसे लिखा होता, तब मैं मानता कि लिंकेज आइसोमर है।
बट यहाँ पे लिंकेज आइसोमर नहीं है, आपको इसको देख के नहीं पता लगाना कि ये क्या है, लिंकेज है। आपको ध्यान भी रखना है कि ये बाहर की तरफ और यहाँ पे ये अंदर की तरफ है। तो इसने क्या किया, अपनी पोजीशन इनसाइड आउटसाइड क्या की है, चेंज की है। तो इसका मतलब यहाँ पे बी क्या होगा, आयनेशन आइसोमर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 10। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ निकल इन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे रखा है एनायनिक फॉर्म में, इसके आपको हाइब्रिडेशन निकालनी है। तो हमें हाइब्रिडेशन निकालनी है, जब भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा और उसकी हाइब्रिडेशन निकालनी पड़ जाए सेंट्रल मेटल के अकॉर्डिंग, तो आपको सबसे पहले उसके क्या करनी है, उसकी ग्राउंड स्टेट लिखनी है। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, उसकी ग्राउंड स्टेट लिखनी है। तो निकल हमारे पास है, निकल का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 28 होता है। उसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट लिखूंगा तो Ar 3d8 4s2 होती है। अब उसके बाद आपको करना है उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड से, आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट से आपको क्या करना है, उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड से आपको उसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। अब NiCl, यहाँ साइड में निकालता हूँ, NiCl4 पूरे पे क्या है, 2 माइनस है, तो जिसके निकालने उसको x मान लो, क्लोरीन 1 माइनस, ऐसे ऐसे कितने हैं 4, तो 4 माइनस इक्वल्स टू, जितना पूरे पे चार्ज हो वो बराबर में लिख लिया आपने, 2 माइनस x इक्वल्स टू -4 उस तरफ गया +4 -2, x की वैल्यू निकल के आई +2। तो निकल यहाँ कितनी फॉर्म में है, +2 की फॉर्म में है। तो जब निकल +2 की फॉर्म में होगा तो हमारी ऑक्सीजन स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, Ar3d8 बनेगी। बन गई, ओके। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बना लेता हूँ। ये 3d है, उसके बाद बनेगा 4s, फिर 4p, इनकी भी आपको जरूरत पड़ेगी, s और ये p के 3 ऑर्बिटल, राइट। डी के 5, 1 2 3 4 5, 8 इलेक्ट्रॉन, पहले सिंगल पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, ओके। अब जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, अब इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा लिगेंड का खेल। जो हमारा क्लोराइड है वो हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। अब ये वीक फील्ड, जितने भी हेलाइड्स होते हैं वो वीक फील्ड का ही काम करते हैं। तो वीक फील्ड क्या करते हैं, हमारे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पेयर अप नहीं करवा सकते, ठीक है, ओके। तो ये पेयर अप नहीं करवा सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वीक फील्ड लिगेंड है, ये हमारा क्या दिखाएगा, आउटर ऑर्बिटल डी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, मीन्स आपका साइनाइड कोबाल्ट होता है इनमें से, ठीक है, तो वो क्या बना देता, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देता, आपके इन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा देता, पेयर अप करवा देता, और जो डी ऑर्बिटल हमारा वैकेंट हो जाता, तो हम उसको हाइब्रिडेशन में यूज कर सकते थे। पर यहाँ पे क्लोराइड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये इन अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करवा सकता, तो डी ऑर्बिटल हम इनर वाला यूज नहीं कर सकते, हमें आउटर ऑर्बिटल ही यूज करने पड़ेंगे। तो हमारे आउटर ऑर्बिटल कौन से खाली हैं, एस वाले खाली है और 3 पी के खाली हैं। हमारे पास कितने लिगेंड हैं, 4 लिगेंड हैं। तो अब ये चारों के चारों लिगेंड आएंगे और क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। 1 2 3 4, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे निकल के साथ, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ध्यान से देखेंगे तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, एक एस का, 3 पी का, तो sp3 हमारी क्या निकल के आती है, हाइब्रिडेशन निकल के आती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 11। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको कॉपर का, ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, ऑक्सीडेशन नंबर, इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो भी आपको कॉपर दे रखा है उसके निकालना है ना आपको उसका, तो उसको तो x मान लो, उसके बाद प्लस साइनाइड के देखो आपको ये कैसे बिहेव करता है, इसके ऊपर एक माइनस होता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज वाला है। तो ऐसे ऐसे कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है, तो एक पे एक माइनस है, तो ऐसे ऐसे कितने 4 इक्वल्स टू पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे कितना चार्ज है, माइनस का 3 चार्ज है, वो बराबर के बाद ये लिख लिया -3। अब इसको सोल्व कर लो, x - 4 इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू, ये उस तरफ चला गया, प्लस का 4 -3 कितना आ गया, प्लस का 1 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे कॉपर किसी स्टेट में है, +1 स्टेट में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 12। विच इज प्रेजेंट इन मेटल कार्बोनाइल्स,
अब जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं ना, मेटल कार्बोनाइल्स में बेसिकली आपका मेटल और कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है। अब वो कैसे बनता है? जब मेटल कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वो ऐसे बनेगा कि आपको कोई लिगेंड होगा और वो आपके मेटल में एज ए लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के रूप में क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो इस टाइप के बॉन्ड को मेटल लिगेंड का ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ओके। जब पाई बॉन्ड की बात आएगी तो मेटल के जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग से हमारे बैक डोनेशन करेंगे और जो लिगेंड है ना हमारा, उस लिगेंड के पास एंटी बॉन्डिंग यानी पाई स्टार का ऑर्बिटल वैकेंट मिलेगा। तो उस पाई स्टार वाले ऑर्बिटल में क्या करेंगे, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पाई स्टार में डोनेट कर रहा है ना, ओके, इसके डी ऑर्बिटल वाले पाई वाले, तो पाई स्टार में डोनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है मेटल और कार्बन के बीच में। दिख रहा है ना आपको? जब मेटल क्या करे, लिगेंड को डोनेट करे, ठीक है, तो उसका मतलब पाई बॉन्ड बनेगा, तो वो मेटल कार्बन पाई बॉन्ड कहलाएगा। अगर लिगेंड डोनेट कर रहा है मेटल को, तो इसका मतलब वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब ये मेटल कार्बोनाइल्स कौन से होते हैं, जिसमें मेटल किसके साथ बॉन्ड बनाता है, मेनली कार्बोनाइल्स के साथ बनाता है, सीओ लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है इस केस में। ठीक है, इस टाइप की बॉन्डिंग को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसमें लिगेंड एक बार डोनेट करता है, फिर मेटल बाद में बैक डोनेशन करके उसके लिगेंड के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा और पाई बॉन्ड भी बनाता है मेटल कार्बोनाइल्स वाले। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, विच इज 13, विच कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब वन बाय वन देख लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो जीआई कौन दिखाएगा, सबसे पहले जीआई की कंडीशन देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है जिसे हम जीआई के नाम से जानते हैं, तो ये वो होते हैं जो सिस और ट्रांस दिखाते हैं, सिस और ट्रांस। कोई भी एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, ओके, 4 लिगेंड हो, अगर या तो वो कोऑर्डिनेशन क्या हो, 4 का हो या फिर कोऑर्डिनेशन 6 का हो। ठीक है, ओके, इसमें कोई भी दो सेम लिगेंड आपके अगर अपोजिट साइड हैं, ठीक है, ओके, अगर सिमिलरली मैं दूसरा कंपाउंड बनाऊं, अगर उसमें उन दोनों की पोजीशन सेम साइड है, तो इसका मतलब अगर अपोजिट साइड है तो वो ट्रांस दिखाएंगे, और सिमिलरली अगर दोनों की पोजीशन सेम साइड है तो इसका मतलब वो सिस दिखाएंगे। तो इस टाइप का कंपाउंड जो सिस और ट्रांस दोनों दिखाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो कंपाउंड हमारा क्या है, जीआई शो करता है। ठीक है, वो आइसोमर हमारा जीआई एग्जिस्ट करता है। ओके, अब देख लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमें दे रखा है MnBr4 2+। अब जो MnBr4 2+ होता है वो हमारा टेट्राहेड्रल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे जीआई नहीं दिखाते। ये बात आप याद रखेंगे कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जीआई नहीं दिखाते, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें आपको पता है कि टेट्राहेड्रल में हर किसी के बीच में 109 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी जो अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट है, उसकी वजह से ये जीआई शो नहीं करते। क्योंकि आप कहीं से भी आप इनकी जो लेंथ देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ मापेंगे, यहाँ से यहाँ तक, या फिर किसी की भी आप किसी दो भी आप एटम्स की जो इसके सराउंडिंग में लगे हुए हैं, किसी भी दो की आप इनकी लेंथ मापेंगे, सपोज करो आपने इसकी ये L1 मान ली और यहाँ से L2 मान ली, तो इनकी क्या निकल के आएगी, लेंथ बराबर निकल के आएगी। बट सिस और ट्रांस के केस में हमें जीआई का पता है कि ट्रांस में कि जो इसकी अगर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ मापते हैं L1 मान ली, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ मानेंगे L2, ये हमारी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये जीआई शो करते हैं। पर टेट्राहेड्रल केस में इसकी स्पेशल अरेंजमेंट होने की वजह से इनकी जो लेंथ है वो बराबर निकल के आएगी, किसी भी एंगल से आप देखेंगे मापेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये टेट्राहेड्रल जीआई शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल को तो देखते ही आप जीआई को तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हो उस ऑप्शन को आप। ठीक है, ओके, अब बी ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे, PPNS3 की थ्राइस Cl, ये आपका, आपको देखो वैसे तो देखना पड़ता है कि रेपिटेशन निकाल के कि वो टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर है। अब ऐसे 4 आप देख के, 3 और 1 4 आप देख के इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, राइट, ओके, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा रेपिटेशन, उसके बाद आपको पता चलेगा वो टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, इन ऑर्बिटल यूज किए या फिर आउटर ऑर्बिटल यूज किए हैं, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ओके,
अब इस केस में आपके इनर डी ऑर्बिटल यूज होंगे, ठीक है, बी वाले केस में, तो इसकी हाइब्रिडेशन बनेगी DsP2, ठीक है, इसकी बनेगी sp3, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये बनेगा टेट्राहेड्रल और इसके हिसाब से ये बनेगा आपका स्क्वायर प्लेनर। और जब ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा तो इस केस में जो स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर प्लेनर की वो होती है सेंट्रल एट सेंटर में, ओके, जो चार के चार बॉन्ड होते हैं वो इन द प्लेन होते हैं। और टेट्राहेड्रल केस में ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो कुछ आप ऐसा बना सकते हो कि एक एटम को आप सेंटर मान के जो दो बॉन्ड है ना जिसपे दो एटम लगे होंगे उनको आप इन द प्लेन बना दो, ठीक है। और एक बॉन्ड जो आपका बनेगा वो आपका ये ऐसे बनेगा, ठीक है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और एक आपका बनेगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है, ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन होंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप नहीं बना सकते सीसो ट्रांस, ठीक है। बट इस केस में आप ध्यान से देखेंगे चारों के चारों आपके जो बॉन्ड बने हैं तो इन पे जो एटम लगे होंगे उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे क्या है, एक ही प्लेन में है। तो एक ही प्लेन में है तो हम यहाँ पे सीसो ट्रांस दिखा सकते हैं। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे NH3 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 Cl। अब मैंने बोला था कि कोई भी दो एटम सेम हो बाकी डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे तो तीन सेम है एक डिफरेंट है, तो यहाँ पे तो ये क्या है, GI शो नहीं करेगा, सिस और ट्रांस नहीं दिखा सकता। मैंने बोला था कि दो सेम होने चाहिए पर बाकी दो डिफरेंट भी तो होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये स्क्वायर प्लेनर क्या होगा हमारा, सिस और ट्रांस नहीं दिखाएगा तो ये GI शो नहीं करेगा। तो ए ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया, बी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब सी को हम देख लेते हैं। सी हमारा दे रखा है जो, वो हमारा क्या है, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्या है ये, इसमें देख लेते हैं एक बार। Cl2 दो है, ठीक है, C2H5 थ्राइस और उसकी भी ट्वाइस। इसको आप अलग से मैं एक बार करा देता हूँ आपको। जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, PtCl2 PC2H5 की होल थ्राइस की ट्वाइस, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बंद है। अब आपको देखना है कि ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल है, क्या है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो ये PC2H5 थ्राइस है ना, सबसे पहले Cl2 एक टाइप का लिगेंड हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने हैं, दो है ना आपके, ओके, 2A लिख दिया आपने, ओके। इसके बाद आप ध्यान से देखो इसे क्या बोलते हैं, फॉस्फीन, PS3, ये इसी की फॉर्म है। तीन हाइड्रोजन हटा के आपने क्या लगा रखे हैं यहाँ पे, इसने C2H5 लगा रखे हैं, C2H5 तीन हटा के, तो ये एक अलग टाइप का हो गया, बी टाइप का आपका, ठीक है। ऐसे ऐसे ये कितने हैं, दो हैं। अब मैंने बोला था कि जो PtCl2 है इसकी भी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, हाइब्रिडेशन निकालनी पड़ेगी। जब आप इसकी हाइब्रिडेशन निकालोगे तो ये दिखाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ओके। चार हो गए ना, दो इस एक टाइप के हो गए, दो एक टाइप के हो गए, ठीक है। तो चार डोनर एटम हो गए और ये जो स्ट्रक्चर दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, स्क्वायर प्लेनर दिखाएगा। स्क्वायर प्लेनर वही सेंट्रल मेटल ऐसे, और चारों के चारों बॉन्ड एक प्लेन में। अब दो सेम है और दो अलग एक टाइप के सेम है, तो इसके हिसाब से ये आपका क्या दिखा सकता है, ऐसे PC2H5, ठीक है, ओके, थ्राइस PC2H5 की थ्राइस, ठीक है। अब ये दो अपोजिट साइड है तो ट्रांस, और एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप जिसमें दोनों एक साइड करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे या ऊपर की तरफ करेंगे, तो इसका मतलब वो क्या दिखा देंगे, सीस दिखा देंगे। तो इसका मतलब ये आपका क्या दिखा रहा है, GI शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार डी को भी हम चेक कर लेते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है ये ध्यान से देखेंगे आप, 5 और एक ये 6, तो ये हमारा कौन सा बन रहा है कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखना हो कि सिस और ट्रांस GI दिखाते हैं, वैसे तो दिखाते हैं पर्टिकुलर जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं, बट इस केस में देखना है ना हमें, तो इस केस में देखेंगे कि तो 5 सेम है एक डिफरेंट है। मैंने बोला था कि दो सेम हो बाकी डिफरेंट होने चाहिए वो चलेंगे, ठीक है, पर यहाँ पे 5 के 5 सेम है तो एक डिफरेंट है, तो इससे हम सिस और ट्रांस नहीं बना पाएंगे। तो सिस और ट्रांस नहीं बना पाएंगे तो इसका मतलब ये GI नहीं दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 14। कॉपर सल्फेट डिसोल्व इन एक्सेस ऑफ पोटेशियम साइनाइड, और हमें क्या देगा। अब इस रिएक्शन को हम ध्यान से देख लेते हैं एक बार। हमें क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट, जिसे हम कोपरिक सल्फेट भी बोलते हैं, ओके। ये पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा रहा है। सपोज को स्टार्टिंग हमने एक ही मोल लिया है इसका, ठीक है। जब इसके एक मोल के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, एक ले लो, ठीक है, या कुछ अमाउंट में ले लो आप, ठीक है, ओके। तो कुछ अमाउंट में ले लेते हैं हम इसको, एक्सेस में नहीं लेते हैं। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराएगा ना स्टार्टिंग में, तो पता है क्या बनेगा, हमारा बनेगा कुप्रस साइनाइड बनेगा, ठीक है।
ओके, साथ में बनेगा पोटासियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कॉपर +2 है, कॉपरिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट, और उससे हमारा क्या बन रहा है, कॉपर +1 की स्टेट में बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बना रहा है, कुप्रस बना रहा है, कुप्रिक से कुप्रस बना रहा है, यानी कॉपर +2 से +1 जा रहा है, कॉपर +2 से रिड्यूस होके कॉपर +1 जा रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या है, ये कॉपर +2 में स्टेबल ना रह के कॉपर +1 में स्टेबल रहना पसंद करेगा। अब यहाँ पे मैंने कम अमाउंट ली थी, अब जैसे ही मैं एक्सेस अमाउंट में लूंगा तो +1 की स्टेट में आप ऐसा कंपाउंड ढूंढो जिसकी +1 स्टेट हो और एक्सेस में लगे हुए हों। ठीक है, ओके, क्या हो, +1 स्टेट में हो। अब ध्यान से देखो फटाफट, डी ऑप्शन देखो, साइनाइड, अगर कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो साइनाइड 1 -, 2 लगे हुए 2 माइनस, तो ओवरऑल किसी कॉपर की कितनी निकल के आएगी, +2 निकल के आएगी। मैंने बोला ये किस में जा रहा है, +2 से +1 में जा रहा है, जो कि स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे तो +2 दिखा रहा है, ऑप्शन रही कैंसिल। CuCN, यहाँ ध्यान से देखो, Cn- कॉपर +1 बात ठीक है, एक है, बट यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक्सेस, तो एक्सेस में तो इसका मतलब साइनाइड ज्यादा होंगे, आपका एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें ज्यादा लिगेंड्स लगे होंगे, एक्सेस बोला है ना। ठीक है, तो सी हो गया कैंसिल। अगर सिंपल बोला होता, एक्सेस ना लिया तो हम सी को कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, अपने करेक्ट मान लेते हैं, बट यहाँ पे एक्सेस बोला हुआ तो ज्यादा साइनाइड होंगे, लिगेंड होंगे। अब चलते हैं बी की तरफ, बी में ध्यान से देखो, कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट निकालो, साइनाइड कितने हैं, 4 है ना, तो 4 माइनस +4 उस तरफ गए, 2 यहाँ से माइनस हुए, तो कितनी निकल के आई कॉपर की, यहाँ पे +2 निकल के आई, जो कि रॉन्ग हो गया। मैंने बोला कॉपर +1 में जा रही है डायरेक्शन, तो कॉपर +1 वाला देखना है। अब आ जाओ ए की तरफ, यहाँ पे 4 माइनस उस तरफ गए +4, 4 में से -3 गए +1, तो कॉपर +1 यहाँ निकल के आ रही है, और ज्यादा लिगेंड यहाँ भी है, एक्सेस बोला हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया, ओके। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे हमारे असर्शन रीजन वाले, असर्शन रीजन वही है कि ए ठीक है, आर भी ठीक है, और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A B C D। ठीक है, इनका आपको पता ही है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट असर्शन। तो ए दे रखा है हमें, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है CONH3 5Cl सल्फेट। अब इसकी रिएक्शन करवानी है हमें सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, अब आप ध्यान से देखेंगे, जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, वो हमारा क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके, हमारा किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है, जब जाके हमारा वाइट PPT बनते हैं, राइट। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट की इसके साथ रिएक्शन करवाओगे, तो जैसे ही आप किसी भी सॉल्वेंट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डालते हो ना, तो एक तो ये पूरा का पूरा आपका कैटायनिक पार्ट, एक आपका ये एनायनिक पार्ट, सिर्फ इतने ही पार्ट में ये क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका फर्दर ब्रेक नहीं होता। अगर ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा तो ये क्लोरीन आपका मिलेगा ही नहीं आपका आयंस की फॉर्म में, और वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बनाएगा ही नहीं, व्हाइट PPT बनेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता सिल्वर नाइट्रेट के साथ। समझ आ गया, ओके। अगर आपको चाहिए है ना इसी कंपाउंड से आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो आपको मिल जाएंगे, बट आपको सिल्वर नाइट्रेट ना लो, उसकी बजाय आप ले लो बैरियम क्लोराइड ले लो। वो बैरियम क्लोराइड आपका इस सल्फेट को लेके चला जाएगा और बना लेगा बैरियम सल्फेट, ये भी व्हाइट कलर का होता है, राइट, ये जल जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अब आप ए देखेंगे तो बोल रहा है कि ये डज नॉट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, जो मैंने समझा दिया कि सिल्वर नाइट्रेट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, जो हमें नहीं मिल सकते क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, जो ब्रेक होता नहीं जब किसी सॉल्वेंट में डाला जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन समझा दिया मैंने, ओके। अब आर की बात कर लेते हैं, इनका आर क्या बोल रहा है कि जो क्लोरीन है वो इज नॉट प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बिल्कुल सही, जो मैंने अभी समझाया है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, बाहर नहीं है भाई, तो इसलिए ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, ना ही ब्रेक नहीं होगा तो इसको मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो ये यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड PPT बनेंगे नहीं भाई। तो ए आर दोनों ठीक है, और आर ने ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन की तरफ। ए NiCO की होल ट्वाइस 4 हैज sp3 हाइब्रिडेशन फॉर निकल। ये जो हमारा कंपाउंड दे रखा है इसमें sp3 हाइब्रिडेशन निकलती है निकल की, अब हमें निकालनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो,
जो NiCO4 है इसमें निकल की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं है ना, निकल यहाँ पे क्या है न्यूट्रल है, तो निकल की ग्राउंड स्टेट क्या होती है, निकल के पास 28 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या बनेगी Ar3d8 4s2, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट पे है निकल, ओके, तो निकल के हम बना लेते हैं d ऑर्बिटल, 1 2 3 4, ये 5 3d, ये 4s, ये 4p, 1 2 3, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूँ, राइट। ये निकल की ग्राउंड स्टेट, ओके। अब आया CO, CO हमारा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है बात, कोई दिक्कत नहीं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारे क्या कर देते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, पेयर अप कर देते हैं, ठीक है, उनके पास पावर होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये S वाले, ये कहाँ चले जाएंगे शिफ्ट होके नेक्स्ट वाले केस में, 1 2 3 4, ये और ये, ठीक है, ओके। तो 2 4 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना जो पेयर वाले, ये कहाँ चले जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे पेयर अप में, ठीक है, एक एक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, डी का कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, डी का खाली नहीं है, तो अब CO कहाँ अपने लोन पे डोनेट करेगा, यहाँ डोनेट करेगा, 1 2 3 4, CO 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 CO, इस हिसाब से ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, काटे के हिसाब से लगा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि CO ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं लोन पे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये अपने डोनेट करेगा। तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुआ हमारे, एक S का 3 P है, तो sp3 से क्या बनती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, राइट। तो ए देख लेते हैं, तो इसका मतलब ये sp3 हमने निकाल के दिखा दिया, sp3 बिल्कुल सही है। रीजन आर, इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, वो भी मैंने डिफाइन कर दिया, sp3 को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल दिखा रहा है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका भी ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ओके। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट असर्शन रीजन की तरफ, विच इज थर्ड। ए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एंड ये अनदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये बोल रहे हैं कि दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, रिड्यूसिंग इन नेचर हैं। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। जो ए है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ध्यान से देखो, क्रोमियम है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेते हैं, क्रोमियम को एक्स मान लो, वाटर हमारा न्यूट्रल है तो इसका कोई चार्ज नहीं, बाहर क्लोरीन 2 है, तो 2 माइनस, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे 2 प्लस निकलेगा, ठीक है, ओके। कितना लिखा, 2 माइनस 2 प्लस निकल के आ गया। तो क्रोमियम को एक्स माना था, वाटर का न्यूट्रल था, तो क्रोमियम की कितनी ऑक्सीजन स्टेट निकल के आ गई हमारी यहाँ पे, क्रोमियम की +2 ऑक्सीजन स्टेट निकल के आ गई, ओके। अब क्रोमियम की +2 निकल के आ गई, सिंपल ग्राउंड स्टेट में क्रोमियम कितना होता है, सिंपल ग्राउंड स्टेट पे Ar क्रोमियम 3d4 4s2 होता है, ठीक है। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्रोमियम +2 में, अब वो कितना बन जाएगा, Ar3d4 बन जाएगा, राइट, ओके। अब इतना आप ध्यान रखेंगे। अब सेकंड बना लेते हैं मैं एक बार। अब सेकंड में क्या है, जो आयरन है उसके भी सिमिलरली क्या हो गया, 2 क्लोरीन काउंटर बाहर है, 2 माइनस, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस, ओके। आयरन को एक्स मान लिया, वाटर न्यूट्रल है तो उसका कोई चार्ज नहीं, तो आयरन के भी यहाँ कितनी निकल के आ गई, +2, राइट। आयरन ग्राउंड स्टेट बना लेता हूँ, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, Ar3d6 4s2, राइट, ओके। तो यहाँ से भी निकाली मैंने, तो आयरन +2 कितनी निकल के आ गई, Ar3d6, बिल्कुल सही, ओके। अब ये दोनों बन गई, ओके। अब ध्यान से देखो, अब रिड्यूसिंग नेचर पूछा है, रिड्यूसिंग नेचर मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो सामने वाले का रिडक्शन करे, खुद का ऑक्सीडेशन करे। रिड्यूसिंग नेचर मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे सामने वाले को, राइट। तो क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग नेचर दिखा सकता है, क्योंकि क्रोमियम +2 से +3 जा सकता है, राइट। आयरन +2 भी अब रिड्यूसिंग नेचर दिखा सकता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, वो +2 से +3 जा सकता है, राइट। इसका मतलब क्या करना है, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। अब ध्यान से देखो, +2 है, 3d4 है, क्या बन गया, अब 3d3 बन गया, ओके। ऐसे ही यहाँ पे आयरन +3 बनाना है, तो यहाँ 3d6 था, कितना बन गया, 3d5 बन गया ना, ओके। तो ए को तो मैंने सेटिस्फाई कर दिया कि ये रिड्यूसिंग नेचर है, जो इसने बोला है वो बिल्कुल सही है। रीजन हमने क्या देखा कि यहाँ पे जैसे ये रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 3d4 से, ये क्या बनाना था मेरे को, क्या लिख दिया, 3d4 से 3d3 लिखना था, सॉरी। यहाँ पे 3d6 से 3d5, तो 3d3 क्या होती है, ध्यान से देखो,
1 2 3 और ये 2 ऑर्बिटल यहाँ पे, ठीक है। ओके, जब स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, ओके 3 नीचे रहते हैं 2 ऊपर रहते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। ओके, तो वही बनाया मैंने, ठीक है। ये डी एक्स वाई वाई जेड, ये जेड एक्स, ठीक है। ये एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और ये अपना डी जेड स्केयर, ठीक है। ओके, तो 1 2 3। अब आप देखेंगे जो नीचे वाले हैं ये तीनों के तीनों, ये क्या दिखा रहे हैं आपको, डीजनरेशन दिखा रहे हैं ना, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है आपकी D3 कॉन्फ़िगरेशन। अब सिमिलरली आयरन वाली देखो, अब D5 वाली बनानी है तो इस केस में आपको विदाउट स्प्लिटिंग केस में देखेंगे ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये क्या है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसका मतलब ये भी क्या है, स्टेबल है। तो इसके हिसाब से आपने देखा कि जब ये रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, लूज कर रहे थे, और उसके बाद ये क्या बना रही हैं, दोनों की दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। देखो तीनों अनपेड है, देखो पांचों अनपेड है, और जिसकी वजह से क्या बन रही है, स्टेबल बन रही है। तो रीजन ध्यान से देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन देयर डी ऑर्बिटल्स। तो रिड्यूसिंग नेचर होने के बाद ये अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, स्टेबल है। तो इसका मतलब ए ठीक है, आर ठीक है, और आर ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर भी ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस 4A, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये मैं लास्ट क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, लास्ट टू लास्ट में, कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री ऐसी होती है जिसकी वजह से वो सिस ट्रांस नहीं दिखा पाते, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाते, उनका स्पेशल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। उनके चारों के चारों अगर बनाना ही है तो चारों के चारों क्या होने चाहिए, बॉन्ड एक प्लेन में होना चाहिए, तब जाकर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। पर इनके तो चारों के चारों बॉन्ड क्या है, सभी की क्या है, लेंथ क्या है, इक्वल है, जिसकी वजह से वो सिस ट्रांस बना ही नहीं पाएंगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखा सकते टेट्राहेड्रल में। और ये बात टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल, ये बात बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आर की तरफ, ऐसा क्यों है, जो अरेंजमेंट ऑफ एवरी लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन इन स्पेस इज इक्विवेलेंट इज एवरी रिस्पेक्ट। वही बात मैंने एक्सप्लेन की, L1 L2 किसी की भी आप लेंथ देखोगे तो वो बराबर ही निकल के आएगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से सिस ट्रांस हम नहीं बना सकते, तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 5। असर्शन दे रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है निकल की, ठीक है, इन्होंने निकाल रखी है, 4 साइनाइड है, 4 माइनस, उस तरफ गए +4, और 2 माइनस से माइनस किया तो कितना हो गया, +2, तो निकल के आती है +2 ऑक्सीजन स्टेट, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं आर की तरफ, जो चार्ज है उन साइनाइड आयन पे वो कितना है, माइनस है, और टोटल चार्ज है ऑन द कॉम्प्लेक्स पे वो -2 है, बिल्कुल बात सही लिख रखी है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग ये अगर ये चीज दे रखी है तो हमारी तभी तो निकल के आई, ये निकल के +2, तो इसका मतलब ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर ए को क्या कर पा रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये आर ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।